ओके, फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेंटर ऑफ मास अगर मान लो समझे, सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी बॉडी है या फिर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो हम किसी बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ऐसा कोई पॉइंट, जिस पॉइंट को हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि उस पूरे सिस्टम का या फिर उस पूरे बॉडी का जो सारा का सारा मास है वो वहीं पे ही आ गया है, उस एक पॉइंट पे आ गया है। तो उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास के बारे में एक और मैंने स्पेशल नोट बताया कि भाई सेंटर ऑफ मास पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उस केस में जो मोशन होगा वो प्योर ट्रांसलेशनल होता है, रोटेशनल मोशन नहीं होता है। तो सेंटर ऑफ मास का ये भी खासियत है, इस वजह से सेंटर ऑफ मास निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन नहीं करेगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सेंटर ऑफ मास निकालना। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले देखे हमने, जैसे मान लो बहुत सारे सिस्टम ऑफ मासेज हो, m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn, और जिनके पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 rn हो, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आता है RCOM, वो आता है कोई m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इस तरह से। और अगर मान लो इसे हम x और y कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहें, यानी कि हम सेंटर ऑफ मास के x और y कोऑर्डिनेट निकालें, तो x जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो तो आ जाता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस l से, ऐसा आता है। और y COM जो y कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, वो क्या आ जाता है m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन, इस तरह से आ जाता है, आता है। तो ये सेंटर ऑफ मास के लिए अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा, और कल क्वेश्चंस भी किए थे इसको लेते हुए। अब क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल लिया, पहले तो दो एक्सिस लिया हमने, उस एक्सिस पे एक ट्राइंगल लिया। एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से सेंटर ऑफ मास के बारे में और हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि सेंटर ऑफ मास आखिर क्या है। जैसे ये कोई एक्स एक्सिस है और कोई वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक इस तरह का ट्राइंगल है, ऐसे ऐसा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल पे तीन मास के ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और एक मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। और जो वैल्यूज दे रखी है, इसमें दे रखा है कि भाई ये कोऑर्डिनेट तो हो गया 0,0, और ये जो मास है वो है 1 kg का। कितना? 1 kg का मास है। ये 3 kg का मास है, और ये 2 kg का मास है। इसका मास कितना है? 2 kg का है। और हमें क्या क्या जानकारी दे रखी है कि भाई ये जो भुजा है, ये जो आर्म है इस ट्राइंगल की, वो 1 मीटर है। ये भी आर्म 1 मीटर की है, और ये भी आर्म कितनी है? 1 मीटर की। यानी कि तीनों आर्म्स क्या है? सेम है। तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। समबाहु त्रिभुज हो जाता है अगर तीनों भुजाएं समान हो तो। अब सवाल ये है कि ये 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। तो सवाल ये है कि इन तीनों का जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या फिर व्हाट विल बी coordinates of center of mass of below system। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? नीचे दर्शाए निकाय तंत्र का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, ये सवाल है। तो पहले सवाल नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले सवाल नोट कीजिए, फिर सोचिए कि कैसे इस सवाल को किया जाना चाहिए। ए बी सी, बिल्कुल मान सकते हो। इसको ए मान लो, भले ही ऐसा कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए, ये बी, ये सी, ऐसा मान सकते हो।
जो बेसिक फंडा है वो ये है कि आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है एक्स सी यू एम आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और वाई सी यू एम कैसे आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस तरह से एक्स सी यू एम और एम वाई सी यू एम की वैल्यूज आएगी। तो हमको क्या चाहिए, x1 y1 प्लस x2 y2 x3 y3 यही चाहिए ना। यानी कि हमें क्या चाहिए, तीनों के कोऑर्डिनेट चाहिए। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तीनों मासेस के अगर हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए तो फिर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आराम से मिल जाएगा ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हमें इन तीनों मासेस का क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। हमारे पास देखो ये जो ए पे मास मौजूद है उसका तो कोऑर्डिनेट पता है 0,0, लेकिन 2 kg और 3 kg के पता नहीं है, लेकिन हमें ये लेंथ दे रखी है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर है। तो इसका सहारा लेके हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे देखो पहले 3 kg के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, बिल्कुल सही 3,0 ना। ये लेंथ कितनी है, तो एक्स एक्सिस पे 1 मीटर लेंथ होती है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 1,0 नहीं होगा क्या? एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया 1, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो 3 kg का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1,0। तो 3 kg वाले का कोऑर्डिनेट निकालना आसान। अब रह गया 2 kg वाला मास का ऑब्जेक्ट, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये बताओ कैसे निकालेंगे, 1,x। इसमें देखो x और y दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे, बी में जो पार्टिकल है ना 2 kg वाला, इसमें क्या आएगी x और y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? देखो सोचिए, जैसे मैं यहाँ से अगर एक कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस भुजा पे, जो AC है भुजा, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर हो जाएगी, ये हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर। या फिर मैं हाफ मीटर ले सकता हूँ ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो इसको मैं ले सकता हूँ, ये कितनी है 1/2 मीटर, और ये कितनी है 1/2 मीटर। तो ये 2 kg एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस दूर है, मतलब 2 kg पे पहुंचना है, तो एक्स एक्सिस पे मुझे कितना चलना पड़ेगा, हाफ मीटर चलना पड़ेगा ना। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, हाफ है। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमें नहीं पता। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये अगर ये लेंथ निकाल लें तो इसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा क्या, ये वाई कोऑर्डिनेट दे देगा ना। ये जो लेंथ है ये 2 kg का वाई कोऑर्डिनेट देगा। तो इस लेंथ की वैल्यू कैसे आएगी, ये ट्राइंगल अगर देखें हम AB और ये मान लो कोई पॉइंट D है, तो ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लग सकता है। तो जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आई बात? जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट, यही होता है पाइथागोरस। तो इससे देखो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, रूट में 1 माइनस 1/4, तो रूट में 3/4, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट में 3/2 लिख सकते हैं। आ गया। तो यानी कि हमारे पास में y कोऑर्डिनेट 2 kg का कितना आ गया, √3/2। तो अब यहाँ पे सोचिए, क्या हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट नहीं आ गए जो हमें चाहिए। हमें x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, x3 y3 आ गया, m1 m2 m3 तो पता है। तो अब हम क्या करेंगे, वही XUM निकालना है, तो XUM बराबर क्या हो जाएगा, m1 कितना 1 kg, m1 है 1 kg, x1 कितना है 0, प्लस m2 ले लिया मान लो 2 kg, उसका x कोऑर्डिनेट कितना हाफ, प्लस m3 कितना 3 kg, और इसका कोऑर्डिनेट कितना x3 1। तो ये तो हो गया अपना ऊपर वाला हिस्सा हुआ। अब नीचे हम किसका डिवाइड करते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 का डिवाइड करते हैं ना, तो उसका डिवाइड कर देते हैं। तो कौन कौन है मास हमारे m1 m2 m3, 1 kg है, प्लस 2 kg है, प्लस 3 kg है।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1, 1 + 3 कितना हो गया 4 अपॉन कितना हो गया 6, यानी कि कितना आ गया 2/3। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2/3। अब इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट आप निकालिए, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, प्रैक्टिस करो या फिर यहाँ तक नोट कर लो, फिर वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। पहले नोट कर लो, फिर वाई कोऑर्डिनेट निकाल के मुझे बताओ कितना है। √3/6 देखते हैं। m1 तो हो गया वही 1, उसका y कोऑर्डिनेट कितना 0 प्लस m2 कितना 2 और उसका y कोऑर्डिनेट √3/2 प्लस m3 कितना 3, उसका y कोऑर्डिनेट कितना 0। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला पोर्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 6 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का ये आ जाएगा ऊपर, तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये जाएगा √3/6 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो इसको लिख सकते हैं √3 × 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 में √3 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2√3। तो जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास के हाँ √3/6 भी सही है, या फिर 1/2√3 भी कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 2/3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1/2√3 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इस सवाल का। बताओ समझ में आया? ठीक है, इस तरह से करते हैं। क्लियर है? अब देखो ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप इसके मासेज चेंज कर सकते हो। 2 है तो यहाँ पे 2 के ले लो, ये 2 kg, ये 2 kg, ये 1 kg ले लो, है ना, उससे सेंटर ऑफ मास थोड़ा चेंज हो जाएगा इधर। ठीक है, तो थोड़ा चेंज आ जाएगा सेंटर ऑफ मास में। तो बस मेन फंडा यही है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3, और y के लिए m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 अपॉन m1 + m2 + m3। तो मेन फंडा यही है, इसी से ही हमारा फाइनल आंसर आता है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। जैसे अगर मान लो कोई कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। नेक्स्ट लेते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सतत द्रव्यमान हेतु सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पहले तो है क्या, उसको समझते हैं कि ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसको समझिए, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे m1 m2 m3 ऐसे, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल था। अभी जो हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था वो किसके लिए निकाला था, इसमें पार्टिकल थे, पॉइंट मास थे,
है ना, कि M1 वहां रखा है, M2 वहां रखा है, M3 वहां रखा है, उस तरह से था। लेकिन मान लो कोई रॉड हो जाए, डिस्क हो जाए, या फिर कोई इस तरह का एक सिस्टम हो गया, ये पॉइंट मास तो नहीं है, ये हो गया कोई, ये पॉइंट मास नहीं है, नहीं है ना। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। ऐसे जो सिस्टम होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि पॉइंट मासेस जो है वो अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, ये कंटिन्यूअस होते हैं पूरी तरह से। जैसे कोई भी रॉड हो गया, डिस्क हो गया, जैसे अब मैं बात करूं रिंग हो गया, और रिंग में भी हाफ रिंग हो गया। जैसे हाफ रिंग की बात करें, जो कम फुल रिंग है उसका तो सेंटर मास यहीं पे होगा, लेकिन हाफ रिंग का सेंटर मास थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो कहाँ पे होगा, क्या लोकेशन होगी। तो इस तरह के जो मास सिस्टम होते हैं जिसमें मास कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करता है, ऐसे पॉइंट्स में एग्जिस्ट नहीं करता, टुकड़ों में एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये होता है द मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक नोट करो, इसमें लिखते हैं आगे। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द मास डिस्ट्रीब्यूशन, द मास distribution which exists continuously without any break, without any break is called continuous mass distribution. ऐसा द्रव्यमान वितरण जो सतत रूप में होता है, ऐसा द्रव्यमान वितरण जो सतत रूप में होता है, वह सतत द्रव्यमान वितरण कहलाता है। यानी कि उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, बिना किसी रुकावट के ब्रेक के, ठीक है। अब ऐसे मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास को कैसे निकाला जाए, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं हम। जैसे मान लो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है इस तरह के सिस्टम के लिए, तो क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के वही मैंने एक्सिस ले ली, और ओरिजिन के रेफरेंस में मुझे कोई मान लो इस तरह का ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, छोटा सा एक डीएम मास का टुकड़ा लिया, क्या लिया, एक डीएम मास का छोटा सा टुकड़ा लिया। इस डीएम मास के छोटे से टुकड़े के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कोई हो गए एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई हो गए। तो अब ऐसे ही बहुत सारे टुकड़े होंगे जिनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई होंगे और डीएम मास के होंगे। तो मैं इस मास को क्या करूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा, क्योंकि हमें टुकड़ों के लिए पता है, हमें पता है कि सेंटर मास कैसे निकालते हैं, m1 x1 m2 x2 ऐसे निकालते हैं। तो अब मैं एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उस छोटे से टुकड़े की वजह से जो सेंटर ऑफ मास बनेगा, तो जैसे उसमें क्या बनेगा, x सेंटर मास का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, x सेंटर मास का कोऑर्डिनेट x um, वो तो बन जाएगा क्या, x um, तो देखो क्या बनेगा, क्योंकि ऊपर क्या रहता है, ऊपर रहता है x इंटू डीएम रहेगा, x इंटू डीएम रहेगा, रहेगा ना, क्योंकि m1 x1 m2 x2 ऐसे चलता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dm इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अब ये dm इंटू एक्स केवल इस छोटे से टुकड़े के लिए थोड़ा ना है, ये तो इसमें जितने टुकड़े एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का हमें एक्स डीएम ऐड करना पड़ेगा, एक्स डीएम प्लस एक्स डीएम प्लस एक्स डीएम प्लस एक्स डीएम। और ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन एक्स डीएम लगा दिया, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे जितने भी मास है डीएम 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 सबको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि मैं डीएम को भी सब को ऐड करने के लिए क्या लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस को ऐड करता है। ये सेम वही फॉर्मूला है, आप देख लो,
वही है ना, m1x1 प्लस m2x2 वही है, लेकिन इसमें क्या कर लिया, m को हमने छोटा सा dm मास का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। तो उसका जो dm इंटू एक्स होगा, तो बाकी सबका भी dm इंटू एक्स, dm इंटू एक्स, dm इंटू एक्स करेंगे, तो उनको ना करके हमने क्या कर दिया, पूरे को इंटीग्रेट कर दिया। क्योंकि इंटीग्रेशन का भी एक्चुअली फिजिकल मतलब क्या होता है, एडिशन ही होता है। और जब भी कोई कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो तो उनके लिए हम इंटीग्रेशन का ही यूज करते हैं। हम छोटा सा कोई एलिमेंट लेते हैं, पहले उस एलिमेंट को लेने के बाद में उससे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी एम आ जाएगा। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना, जैसे ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास का वाई सेंटर ऑफ मास का निकालना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी एम। आई बात समझ में? तो वही सिस्टम है एक्स सी एम और वाई सी एम निकालने का जो पहले हमने किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे कंटिन्यूस मास सिस्टम में हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे। तो एक्स डी एम इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी एम, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो इन फॉर्मूलों को यूज करना हम सीखेंगे। तो मान लो मैं एक यूनिफॉर्म रॉड लेता हूँ, उस यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमें वैसे पता है कि कोई यूनिफॉर्म रॉड अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच होता है। जैसे मैं इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, ये जो हमने फॉर्मूले निकाले हैं या फिर जो लिखे हैं, इनका यूज करते हुए अपन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। जैसे मान लो ये कोई रॉड लिया, ठीक है, यहाँ से रॉड चल रही है, यहाँ तक है। और इस रॉड का जो लेंथ है वो कोई है एल, रॉड का लेंथ एल है, और इसका मास जो है वो है एम। ठीक है, हमें इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये है यूनिफॉर्म रॉड, क्या है, यूनिफॉर्म रॉड, यानी कि इसमें कोई डेंसिटी में चेंज नहीं है, एकदम डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में हमें पता है सेंटर ऑफ मास का आना चाहिए, बीचों बीच आना चाहिए ना, फीलिंग तो यही कहती है। अब इस चीज को अपन फॉर्मूले से जब निकालेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अपन सही है। तो मान लो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट को ले लेता हूँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट l हो जाएगा ना, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू l। केवल रॉड किस पे, x एक्सिस पर ही है ना, y एक्सिस पे तो है नहीं। ये कोऑर्डिनेट जो है रॉड का, इसको मैं ले सकता हूँ x 0 है, y भी क्या है 0। इस कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकता हूँ, x 0 है या x क्या है, l है यहाँ पे, x तो हो गया l, y क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो, अब इस रॉड में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है। तो अब मुझे मान लो ओरिजिन से निकालना है कि ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पता लगानी है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से मान लो कोई कहीं पे ब्रेक नहीं है ना मास में, कोई ब्रेक है क्या मास में, यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम पार्टिकल्स दिख रहे हुए हैं, तो ये कंटिन्यूस ही डिसकंटिन्यूस का है ना। तो मान लो मैं यहाँ से कोई टुकड़ा ले लेता हूँ, x डिस्टेंस पे कोई टुकड़ा ले लेता हूँ छोटा सा dx टुकड़ा ले लेता हूँ। उस dx टुकड़े का जो मास है वो कोई dm है। हमने क्या किया, यहाँ से कोई x डिस्टेंस पे
कोई छोटा सा dx टुकड़ा ले लिया, कितना लिया, हाँ कहीं पे भी ले लिया, जनरल कोई टुकड़ा लिया, इस टुकड़े का मास कितना लिया हमने, dm ले लिया, ठीक है। अब x डिस्टेंस पे dx टुकड़ा लिया तो उससे जो सेंटर ऑफ मास आएगा x सेंटर ऑफ मास, वो कितना आ गया, वही इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, x बराबर 0 से x बराबर l तक करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट रख देंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक, लिमिट रख देंगे, है ना। अब इंटीग्रेशन करने के लिए x और dm में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी किया था, तो इस तरह के रिलेशन आते थे तो हम r और dm में कोई रिलेशन निकालते थे। तो dm और x में रिलेशन निकालने तो देखिए dm कितने से लेंथ में, dx लेंथ में है, और m कितनी लेंथ में, टोटल l लेंथ में। तो मैं पर यूनिट लेंथ का अगर मास देखूं, मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, ये क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ये क्या हो जाएगा, जो टोटल मास है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एल में। इसको एक्चुअली में लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ये होता है लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम अपॉन एल आ जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है, रॉड यूनिफॉर्म है तो इसका जो लीनियर, इसको लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डीएम अपॉन डीएक्स के इक्वल हो जाएगा। ये अपन ने उसमें भी किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, छोटा सा मास अपॉन उस छोटे से मास की लेंथ, ये दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए डीएम का जो वैल्यू है, यहाँ से डीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल एम अपॉन एल इंटू डीएक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब आगे देखो करते हैं, जैसे आगे करते हैं, इस डीएम की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो यहाँ से एक्स सेंटर ऑफ मास का जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x इज इक्वल टू एल, और ये हो जाएगा x dm, यहाँ पे x रख देता हूँ एज इट इज, dm की वैल्यू रख देता हूँ मैं कैपिटल m अपॉन l इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे जो इंटीग्रेशन dm है, इंटीग्रेशन dm छोटे 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 dm जुड़ेंगे तो टोटल वो क्या बन जाएगा, m बन जाएगा, जो रॉड का मास है। जो इंटीग्रेशन dm है वो तो क्या हो जाएगा, टोटल मास के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि छोटे छोटे मास के टुकड़े जुड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टोटल मास में। तो नीचे क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल एम लिख दिया, आई बात समझ में। जैसे नीचे क्या होता था m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 ऐसा होता था, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे सारे टुकड़े जुड़ के क्या हो गया, टोटल रॉड का ही मास हो गया। तो यहाँ से देखो x सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, m और l कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को क्या रखते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, उसका कुछ नहीं करते। तो इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x बराबर l तक, और ये हो जाएगा x dx, और नीचे किसका डिवाइड कर रहे हैं, m का, m से तो m कैंसिल हो गया। हाँ, अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। ये x इंटू डी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, ये dx वो है इंटीग्रेशन वाला। तो ये x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 है ना, x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो उसी तरह से ये हो जाएगा 1 अपॉन l, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रख दी यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू कहाँ तक, l तक। इसको देखो सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन l, ऊपर वाला रखा तो ये क्या हो गया, l स्क्वायर बाई 2, माइनस x 0 रखा तो माइनस में 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन l इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो l से l कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, l बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो ये आना नहीं चाहिए था क्या, हमने यही तो एक्सपेक्ट किया था। हमारी जो फीलिंग्स है वो क्या बोलती है, बीचों बीच होना चाहिए नहीं क्या, सेंटर ऑफ मास। तो क्या सेंटर ऑफ मास बीचों बीच नहीं है ना। इस फॉर्मूले से आगे, यानी कि फॉर्मूला बहुत ही काम का है। ये तो बहुत सिंपल सा केस था,
लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केस में भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी उसका सेंटर मास अपन को पता चल जाएगा। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसको नोट कर लीजिए। कौन सा स्टेप? लैम्डा वाला समझ गया? इंटीग्रेशन तो नहीं पड़ा गया? तो सिंपल सा इंटीग्रेशन दे। ये लैम्डा क्या है? यूनिट लेंथ का मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यूज किया देखो। ये क्या हो गया? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इक्वल टू छोटा मास अपॉन छोटी लेंथ। बस ये समझ में आया नहीं? dx को इधर मल्टीप्लाई किया तो dm क्या हो गया? m अपॉन l इंटू dx। इस dm की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो गया? x इंटू ये dm, यही तो है यहाँ पे, ये dm है यहाँ पे। ऐसा समझ में? हाँ, लेमडा, इसको लेमडा बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी होती है, ये होता है लेमडा, नाम नहीं देता इसको, इसको बोलते हैं लेमडा, और ये होता है लीनियर मास डेंसिटी, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। जैसे मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, वो तो होता है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ये हो गया मास अपॉन लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। समझ में बात? इसको बोलते हैं लैम्डा। नोट कर लिया? तो इस तरह से ऐसे सवालों को किया जाता है। ठीक है, अब एक सवाल मैं ऐसा लेता हूं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है,
इसमें क्या लेते हैं, जैसे एक कोई रॉड ले लेते हैं, सेम ऐसी ही रॉड ले रहा हूं मैं, लेकिन इस बार इस रॉड में क्या होगा, इस रॉड का जो डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी, वो यूनिफॉर्म नहीं है। इस बार रॉड में कुछ अंतर होगा। ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड होगी, नॉन यूनिफॉर्म रॉड। ये कोई नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, ये लैम्डा चेंज होता है एक्स टाइम कोई लैम्डा नॉट है, इस तरह से कोई अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले सकते हैं। यानी कि जो मास डेंसिटी है वो एक्स के साथ चेंज हो रही है। जस्ट चेंज कैसे हो रही है, ये चेंज हो रही है, लैम्डा इज इक्वल टू कोई आर इंटू एक्स। यहाँ पे आर कोई कांस्टेंट है और एक्स है यहाँ से डिस्टेंस। यानी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे इस रॉड की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू आर एक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे रॉड रॉड की एक्स लेंथ बढ़ रही है ओरिजिन से, जैसे ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि रॉड की डेंसिटी क्या यूनिफॉर्म नहीं है ना, समझ में बात। तो इसका जो रॉड का जो डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी, वो दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू एक्स के फॉर्म में। वही सेम चीजें वापस, रॉड का लेंथ एल है और रॉड का मास एम है। तो इस केस में रॉड का सेंटर ऑफ मास में निकालना है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा वही। ये पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू एल वाला, यानी कि कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये x तो हो गया आपका l और y हो जाएगा जी। तो सेंटर ऑफ मास का यही कहीं आएगा। लेकिन इस केस में देखो रॉड का जो डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, पिछले वाले केस में तो रॉड का जो डेंसिटी था ये कांस्टेंट था। जैसे यहाँ पे तो क्या था, लैम्डा कांस्टेंट था m अपॉन एल। लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है इस फंक्शन के साथ, लैम्डा इज इक्वल टू आर एक्स। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला वही लगना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, तो इसको सीखेंगे। पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन। रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म रॉड का जो लैम्डा है, जो लीनियर मास डेंसिटी, वो चेंज कैसे हो रही है, आर एक्स से हो रही है। आर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई धनात्मक नियतांक है यार, कांस्टेंट है, मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है तो ज्यादा यूज। सॉल्व करें। अब देखो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, डीएम अपॉन डी एक्स होता है। हम काम वही करेंगे सेम अभी भी, कि यहाँ से कोई एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा डी एक्स टुकड़ा लिया है, यहाँ से कोई एक्स डिस्टेंस पे वही छोटा सा टुकड़ा डीएम मास का ले लो, वही काम करेंगे सेम। यहाँ से कोई एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा डीएम मास का टुकड़ा लिया, और ये डीएम मास का टुकड़े की जो लेंथ है वो है कोई dx। ठीक है, तो उस छोटे से dx टुकड़े के लिए लैम्डा बराबर डीएम अपॉन dx हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही। तो यहाँ से dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dx हो जाएगा, जैसे कि पहले हुआ था। तो लैम्डा dx हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू तो क्या दे रखी, आर एक्स इंटू डी एक्स दे रखी। अब हमें पता है कि भाई एक्स डीएम की वैल्यू क्या होती है, वो तो होती है इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम होती है ना। ये तो इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन डीएम होती है, ऐसा होता है।
अब देखो इस सवाल को करने के लिए हम क्या क्या लिमिट्स वगैरह रखेंगे, कैसे रखेंगे। लेमडा की वैल्यू रख दी मैंने, लेमडा दे रखा ना आर एक्स, तो आर एक्स रख दिया लेमडा डी एक्स को। ठीक है, अब देखो एक्स सी एम की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स सी एम इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एम। एक्स को ऐसे ही रहने देता हूँ, डीएम की वैल्यू क्या है अपनी अभी, आर एक्स डी एक्स है, आर एक्स इंटू डी एक्स है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, जीरो से एल तक करना है। अब इंटीग्रेशन डीएम जो है ना, देखो डीएम भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो डीएम को हम ये वाला वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, डीएम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ नीचे, डीएम की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, आर एक्स डी एक्स। तो नीचे डीएम का इंटीग्रेशन करने के लिए भी मैं आर एक्स डी एक्स का यूज करूंगा। ठीक है, अब आर तो कांस्टेंट, तो आर तो ये बाहर आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर जो लिमिट बनती है, ऊपर बनती है x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू एल तक, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे इंटीग्रेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल एल, ये हो जाएगा x डी एक्स। अभी करूंगा तो अभी इंटीग्रेशन किया नहीं ना, हाँ अभी करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखो x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन थ्री लिख सकते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और ऊपर लिमिट हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एल तक, और नीचे लिमिट हो जाएगी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एल तक हो जाएगी। तो लिमिट रखेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा एल क्यूब अपॉन थ्री, नीचे हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू। तो एल स्क्वायर से तो एक कैंसिल हो जाएगा, केवल एल बचेगा, ये हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन थ्री। तो यहाँ से ट्वेल्व अपॉन थ्री पे आएगा इस बार यहाँ से कितना है, ट्वेल्व अपॉन थ्री पे है, ना कि जो एल बाई टू पे होता था वो नहीं है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, टू एल बाई थ्री पर है। क्यों, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, रॉड नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि उसकी डेंसिटी जो है वो एक्स के साथ चेंज हो रही है, इस वजह से हमारा इस बार क्या आया, टू एल बाई थ्री आया था, पिछली बार क्या आया था, एल बाई टू आया था। ठीक है, नोट कर लो। तो अभी के लिए इतने रखेंगे।